नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अपने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। ये उनकी बाइडेन से आमने सामने की पहली मुलाकात है और इस बैठक में सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की और इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। इससे पहले बराक ओबामा के साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हाउडी मोदी आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और आज सभी की नजर इस मुलाकात पर टिकी हुई है जो आज होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की। पूरी दुनिया की नजर आज इस खास मुलाकात पर टिकी है। और अमेरिका दौरे के तीसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान के बदले हालात के बीच व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के अलावा कट्टरपंथ और सीमा पार से आतंकवाद रोकने पर भी चर्चा होगी। और इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इस बड़ी मुलाकात के बाद दोनों नेता क्वाड की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ये संगठन इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के मकसद से बना गया है। और इसी खबर पर सीधे वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं माहा सिद्दीकी। माहा, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की आज पहली मुलाकात है और इस मुलाकात को कितना खास माना जा रहा है? 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ और सारी नजरें इसी एक वार्ता पर टिकी हुई हैं। 24 तारीख इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री के दौरे में, क्योंकि ये वो दिन है जब क्वाड का सम्मेलन भी होगा। ये पहली बार है जब क्वाड के लीडर्स एक साथ मिल रहे हैं, इन पर्सन मीटिंग हो रही है, यानी कि ये सारे लीडर्स एक जगह जमा हैं, ये वर्चुअली नहीं हो रही है। और माना ये जा रहा है कि कोविड नंबर्स के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद, यानी कि अमेरिका में कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये मुलाकात रखी है क्योंकि वो चाहते हैं कि अब अफगानिस्तान से फोकस हटकर वापस फोकस चाइना पर आ जाए। बिल्कुल माहा। और माहा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कमला हैरिस से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और आज राष्ट्रपति बाइडेन से भी पीएम की मुलाकात होने वाली है, लेकिन आखिर चीन इससे टेंशन में क्यों है? क्वाड सम्मेलन होने से कुछ ही दिन पहले एक और अलायंस की भी घोषणा हुई है। उस अलायंस का नाम है ऑकस। ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया है और इसमें ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी मिलेंगी। तो इसका रिएक्शन जो चाइना का आया है वो काफ़ी शार्प रिएक्शन आया है। चाइना को ऐसा लगता है कि ये सारे अलायंसेस जो बनाए जा रहे हैं वो चाइना को काउंटर करने के लिए करे जा रहे हैं। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम क्वाड में ये चीन को विश्वास दिलाया है कि क्वाड एक ऐसा ग्रुपिंग है और ये एक फॉर्मलाइज्ड ग्रुपिंग भी नहीं है। क्वाड अभी भी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग ही मानी जाती है। इसका कोई मिलिट्री बेसिस नहीं है, ये इसमें कोई मिलिट्री कंपोनेंट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सारे लीडर्स अब इस बात पर एक तरह से स्ट्रेस कर रहे हैं कि क्वाड पॉजिटिव है, कोऑपरेटिव है। इसमें आप साझेदारी देख रहे हैं, सारी जो कंट्रीज हैं क्वाड की, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, और इस साझेदारी से बहुत सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। जैसे कि वो एक उदाहरण साइट करते हैं कि कोविड के दौरान एक साझेदारी देखी जा रही है कि अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भारत के बायोलॉजिकल ई में मैन्युफैक्चर की जाएगी और इसमें फंडिंग आएगी जापान की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी मदद आएगी और फिर ये 2022 में 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस जो बनेंगी वो इंडो पैसिफिक में जो देश हैं उनको दी जाएंगी। तो ये एक तरह से चारों कंट्रीज, चारों देशों का साथ आकर
कुछ काम करना भी हुआ पॉजिटिव वे में। दूसरी तरफ से चीन को भी ये काउंटर करता है, क्योंकि चीन ने कोविड पैंडेमिक के बाद ये कोशिश की थी कि उसकी जो वैक्सीन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जाएं। तो एक तरह से ये उसको भी काउंटर करने के लिए किया जा रहा था। बिल्कुल महा, और आज जो मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की, ये जो बातचीत होने वाली है महा, इसमें सबसे बड़ा एजेंडा आज क्या रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, उसमें एक अहम मुद्दा रहेगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान। और इसमें अहम बात यह रहेगी कि भारत अमेरिका को ये समझाएगा कि पाकिस्तान का एक बड़ा रोल रहा है तालिबान को न केवल बढ़ावा देने में, लेकिन तालिबान की जो सरकार आई है उसको भी बनाने में। और ये तालिबान सरकार जो बनी है वो बिल्कुल नॉन इंक्लूसिव है, यानी कि इसमें और किसी भी एथनिक ग्रुप का पार्टिसिपेशन नहीं है, महिलाओं औरतों का पार्टिसिपेशन नहीं है, और पुराने पॉलिटिकल लीडर्स जैसे डॉक्टर अब्दुल्ला या हामिद करजाई, उनका भी पार्टिसिपेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तालिबान की सरकार है। बिल्कुल महा, और अफगानिस्तान का मुद्दा काफी इस वक्त गरमाया हुआ है, तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात में आतंकवाद और अफगानिस्तान पर भी चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है? तालिबान ने खुद ये विश्वास दिलाया था कि वो एक इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, जो कि उन्होंने नहीं बनाई, और ये इस वजह से क्योंकि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, यानी कि असर है। इसके लिए भारत ये भी उदाहरण दे सकता है कि तालिबान काबुल कैप्चर करने के 3 हफ्ते तक सरकार नहीं बना पाई, लेकिन जैसे ही काबुल में आईएसआई चीफ पहुंचे, पाकिस्तान के आईएसआई चीफ पहुंचे, उसके कुछ ही दिन बाद ये अनाउंसमेंट हो गई। तो ये उदाहरण दिए जाएंगे ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का हाथ है तालिबान सरकार बनाने में, और क्या अब अफगानिस्तान टेरर हॉटबेड बन सकता है, यानी कि आतंकवाद का गढ़ बन सकता है। और अगर ये एक जरा सी भी पॉसिबिलिटी है तो उसको यहीं रोकना बहुत अहम, बहुत आवश्यक है। ये भारत जरूर प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता होगी उसमें सामने रखेगा। बिल्कुल, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात जो बाइडेन के सामने जरूर रखेंगे, और पूरी दुनिया की नजर आज केवल इसी मुलाकात पर है। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की। व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा बयान भी जारी किया, और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी कारोबार से लेकर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बात हुई। मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचने का भरोसा भी जताया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। वहीं कमला हैरिस ने भी भारत के टीकाकरण अभियान की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तारीफ की। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। The United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day.
प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच हुई बातचीत में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर भी गंभीर चर्चा हुई। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लिया और आतंकवाद को पालने पोसने के लिए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and on the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलकर खुशी हुई। उनकी कामयाबी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जो साझा विरासत और मूल्यों पर आधारित दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन और क्वाड बनाने में अमेरिका की भूमिका की भी तारीफ की है। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका को नेचुरल पार्टनर बताते हुए आपसी रिश्तों के नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की उम्मीद भी जताई। भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया और भारत में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जबकि जापान ने भी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बने महत्वपूर्ण ग्रुप क्वाड के सदस्य हैं। पीएम मोदी और मॉरिसन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक के साथ साथ आपसी संबंध मजबूत करने पर भी जोर दिया। दोनों के बीच क्षेत्रीय और ग्लोबल डेवलपमेंट को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों ने कोरोना, व्यापार, डिफेंस, क्लीन एनर्जी जैसे कई मुद्दों पर मिलकर काम करने पर जोर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरे अच्छे मित्र प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से बातचीत करना हमेशा शानदार होता है। हमने वाणिज्य, व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी की योशिहिदे सुगा संग पहली मुलाकात थी और इससे पहले सिर्फ फोन के जरिए ही दोनों नेताओं के बीच बात हुई थी। जापान के योशिहिदे सुगा के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय विकास, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बातचीत हुई। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की और ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा कि जापान भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक है। मेरी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ मुलाकात शानदार रही, जिसमें हमने ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की
जो दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ावा देंगे। भारत और जापान के मजबूत रिश्ते पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। और दो महाशक्तियों के बीच साझा बातचीत की ये 5 तस्वीरें भी देख लीजिए। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमान, अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल और ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीवन श्वार्ज़मैन से मुलाकात की। जिन लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की उनमें 2 भारतीय सीईओ भी शामिल हैं, जिनमें अडोबी के शांतनु नारायण और जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल शामिल हैं। मुलाकात की सबसे खास बात यह रही कि सभी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ ने भारत अमेरिका साझा व्यापार को लेकर अपना बेहद सकारात्मक रुख दिखाया है। और इतना ही नहीं, सभी सीईओ ने भारत को निवेश के लिए बड़े बाजार के तौर पर आंका है। और अब खबर महंत की मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी की अबूझ पहेली सुलझाने की कोशिश जारी है और अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए 6 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। सीबीआई की टीम ने जांच शुरू कर दी है और अब सीबीआई इस मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी से लेकर संदीप तिवारी तक की संपत्तियों को खंगाल रही है और इसके साथ ही उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड अजय सिंह, अभिषेक मिश्रा की संपत्तियों का भी डिटेल निकाला जा रहा है। पुलिस अब पूरे मामले को पुलिस संपत्ति विवाद से जोड़कर भी देख रही है और संदीप तिवारी को कल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आनंद गिरी और आद्या तिवारी पहले से ही जेल में हैं, यानी कि अब पूरी की पूरी जांच सीबीआई करेगी। और आपको बता दें कि सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए 6 सदस्यों की एक टीम भी बनाई गई है। काफ़ी संवेदनशील प्रकरण है, तो संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें परस्पर अलग अलग रखा गया है और सामान्य बंदियों से भी अलग रखा गया है। और जो भी एक उच्च सुरक्षा और संवेदनशील बंदियों के लिए हमारे प्रबंध तंत्र के और उनके सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस हैं हमारे मुख्यालय के और शासन के और जेल मैनुअल के, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। अधीनस्थ अधिकारियों को सेंसिटाइज कर दिया गया है कि ये संवेदनशील हैं और इनकी मुलाकात वगैरह व्यवस्था और इनके खान पान, इनके मूवमेंट आदि पे जो भी हमारे नियम बनाए गए हैं उसी के अनुकूल हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इस पूरी खबर पर अमित पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अब सीबीआई जांच करेगी इस पूरे मसले को लेकर, सीबीआई किस तरह से अब अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी? देखिए, सीबीआई की टीमें पहुंच चुकी हैं मौका वारदात पर और अलग अलग लोगों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बाबत कार्मिक मंत्रालय ने अपना आदेश भी जारी किया है, जिसके तहत सेक्शन 6 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंशा जताई थी, जिसके बाद ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। अब आने वाले दिनों में इस मामले से भी जुड़ी जितनी जांच होगी, जितने सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, सारी की सारी कार्रवाई सीबीआई की ओर से होगी, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है और अब ये देखना होगा कि क्या सबूत वह इकट्ठा कर पाती है। बिल्कुल, और इन अनसुलझी कड़ियों के कई सारे सवाल भी हैं जिसको खंगालने की पूरी कोशिश करेगी सीबीआई, क्योंकि सीबीआई ने अब केस दर्ज कर लिया है और अब आगे की पूरी जांच, इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी जांच सीबीआई द्वारा होगी। महंत नरेंद्र गिरी और कभी उनके प्रिय शिष्य रहे आनंद गिरी के बीच आखिर क्या विवाद था? क्या दोनों गुरु शिष्य के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था? अगर हाँ, तो किस संपत्ति को लेकर विवाद था और क्या विवाद था? महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी का विवाद सिर्फ इस साल के मई महीने से नहीं, बल्कि पिछले 8 से 9 वर्षों से चल रहा था। महंत नरेंद्र गिरी और उनके प्रिय शिष्य आनंद गिरी के बीच संपत्ति का विवाद कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कौन कौन लोग किरदार थे, इसकी पड़ताल न्यूज 18 कर रहा है। जहां हम खड़े हैं इसी जगह से जमीन का विवाद वर्ष 2011 में शुरू हुआ। ये घर अगर आप देख रहे हो तो ये उस वक्त के जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, कहा जा रहा है, उनका घर था, बाद में उन्होंने बेच दिया। महेश नारायण सिंह उनका नाम होता था, उस समय समाजवादी पार्टी के विधायक थे और वो जहां पर आपको देख रही होगी हरी पीली बिल्डिंग, वहां से विवाद था और लगभग
300 मीटर से अधिक तक की ये जमीन बाघंबरी मठ के पास थी। वर्ष 2011 के आसपास यहीं से वो विवाद शुरू हुआ। जब ये जमीन बेची गई उस वक्त भी आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी को जमीन बेचने से रोका था। रोकने के बावजूद महंत नरेंद्र गिरी ने ये जमीन उस वक्त के तत्कालीन विधायक महेश नारायण सिंह, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, उनको ये जमीन बेची। लगभग 300 मीटर से अधिक का ये दायरा है जो हम आपको पड़ताल करा रहे हैं। उसके बाद एक एंट्री हुई इस पूरे मामले में। शैलेंद्र सिंह जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने विधायक से साठगांठ की और उन्होंने ये तय किया कि इस इलाके को डेवलप किया जा सकता है और फिर अपार्टमेंट या प्लाटिंग करके घर बनाए जा सकते हैं। तो ये दूसरा हिस्सा था जो आप दिखा रहे हैं आपको। ये जो घर बने हुए हैं यहाँ पर फिर वो प्लाटिंग की गई और इस पूरी जमीन को बेचा गया। ये आपको दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। ये दक्षिण दिशा की तरफ का है। ये दूसरा रो है जहाँ पर अपार्टमेंट बनाए गए। अब शुरू होता है तीसरा हिस्सा जहाँ से विवाद ज़्यादा गहराया। यानी जो महंत नरेंद्र गिरी हैं, उन्होंने ये पूरी जमीन जो खरीदी थी वो बहुत पहले उन्होंने खरीदी थी और कहा जाता है कि इस जमीन को खरीदने के बाद उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक, यानी नरेंद्र गिरी ने एसके मिश्रा और सूर्यमणि त्रिपाठी, ये दो लोग थे जिनको पहले बेचा। एक मिठाई की दुकान के बगल में वो भाग मौजूद है। इसके साथ ही मुख्य द्वार से दक्षिण दिशा तक ये पूरा मामला आता है और इसका कागज भी न्यूज़ 18 के पास है। वहीं सीबीआई ने केस दर्ज कर आज मामले की जांच शुरू कर दी है। कल सीबीआई की 5 सदस्यों वाली टीम प्रयागराज पहुंची थी और उसने पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट देखी। सीबीआई ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजने वाली है। इस मामले की जांच अब तक 18 सदस्यों वाली एसआईटी कर रही थी। आज एसआईटी बाघंबरी मठ पहुंचकर घटना का रिक्रिएशन करेगी। सवाल बहुत हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। देर रात डीओपीटी ने सीबीआई को जांच करने की मंजूरी दे दी। सीबीआई केस दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी। हालांकि सीबीआई की एक टीम कल ही प्रयागराज पहुंच गई थी और उन्होंने 12 सवाल पुलिस कर्मियों से पूछे, एसआईटी टीम से पूछे कि आखिर क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। इस वक्त बाघंबरी मठ पर हम मौजूद हैं और अभी भी देखिए जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर बढ़ा दिए गए। आप देख सकते हैं जो पूरा जो एरिया है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा और पुलिसकर्मी दोनों यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसी मठ के अंदर जब सीबीआई आएगी तो सीबीआई यहाँ पहुँचेंगे। हम इसके अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर अंदर जो पुलिस के कर्मी हमारे पिछले कई दिनों से यहाँ पर वो लगातार पहरा दे रहे हैं। और सीबीआई जब आएगी तो सबसे पहले इसी बाघंबरी मठ में आएगी और वो कक्ष जहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी का 100 फंदे से लटका मिला था। इस वक्त वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स देखिए लग गई है क्योंकि उनको आइडिया हो रहा है कि सीबीआई जब आएगी तो यहीं पर आएगी। हालांकि एक एंगल ये भी है कि सीबीआई ने जो पूछताछ की है कि आखिर कमरे की कुंडी तोड़ने की बात की जा रही थी, दरवाज़ा तोड़ने की बात की जा रही थी, लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें सिर्फ धक्का देने की बात है कि धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ा गया। तो अब उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी जो यहाँ पर मौजूद थे, जो उनके शिष्य थे, धनंजय थे, अभिषेक थे, पुष्कर थे, जो लोग भी थे उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा एक मामला हनी ट्रैप का आ रहा है जिसमें एक सफ़ेद पोस्ट नेता का नाम भी सामने आ रहा है। इसके साथ ही संपत्ति विवाद और हरिद्वार के वो कौन से प्रॉपर्टी डीलर थे जिन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल पर 35 बार कॉल किया। प्रयागराज पुलिस लाइंस में सीबीआई की टीम ने पुलिसकर्मियों से केस की जानकारी ली और इस दौरान सीबीआई की टीम ने उनसे कई सवाल पूछे। न्यूज़ 18 के पास उन सवालों की लिस्ट है जो सीबीआई ने प्रयागराज पुलिस से पूछे। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह के मुताबिक सीबीआई ने पहला सवाल किया कि सूचना और एफआईआर में अंतर क्यों। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आधिकारिक सूचना दी गई कि दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे शिशु ने फांसी का फंदा काटकर शव नीचे उतारा, जबकि उनके शिष्य अमर गिरी ने एफआईआर दर्ज कराई है कि धक्का देकर दरवाजा खोला गया। सीबीआई का दूसरा सवाल था कि भारी शरीर और गठिया का रोग फिर फांसी पर कैसे चढ़े। नरेंद्र गिरी को गठिया की बीमारी थी, उनके लिए ये आसान नहीं था कि बेड पर स्टूल रखकर खुद चढ़ जाएं। बिना किसी की मदद के उन्होंने पंखे से फांसी का फंदा लगाया, अकेले ही सब कुछ किया और फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी। लेकिन कैसे? सीबीआई ने तीसरा सवाल किया कि पुलिस के आने से पहले शव क्यों उतारा गया। सीबीआई के मुताबिक सबसे अहम सवाल यह है कि कमरे के अंदर संदिग्ध परिस्थिति में नरेंद्र गिरी की मौत हो गई। ऐसे में बिना पुलिस को बताए उनके शव को नीचे क्यों उतारा गया। फोन से संपर्क न होने पर उनके शिष्य परेशान थे और ऐसे में पुलिस के पहुंचने का इंतजार क्यों नहीं किया गया। सीबीआई ने चौथा सवाल किया कि सुसाइड नोट को वसीयत की तरह क्यों लिखा गया। सीबीआई ने पूछा सुसाइड नोट को टुकड़ों में लिखा गया है,
एक तरफ नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत के लिए आनंद गिरी, मंदिर के पूर्व पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी ओर मठ की संपत्ति के लिए वसीयतनामा लिखा है। उनका नाम कई बार इस्तेमाल किया गया है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि महंत नरेंद्र गिरी और शिष्य आनंद गिरी के बीच पेट्रोल पंप को लेकर विवाद हुआ था। बागंबरी मठ में गौशाला की जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी थी और इसके लिए महंत नरेंद्र गिरी ने लगभग 10,000 वर्ग फीट जमीन आनंद गिरी को लीज पर दी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद महंत नरेंद्र गिरी को आनंद गिरी की मंशा पर शक हुआ और उन्होंने पेट्रोल पंप लेने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। महंत नरेंद्र गिरी लीज वापस लेना चाहते थे, लेकिन आनंद गिरी ने लीज अब तक वापस नहीं की है। महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी बीच एक मामला आया जब वो ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया में उन्हें छेड़खानी के आरोप में जेल भेज दिया गया। एक बहुत बड़े संत सत्यम योगी ने महंत नरेंद्र गिरी के कहने पे उन्हें बचाया। उसी दौरान महंत नरेंद्र गिरी ने फैसला किया था कि आनंद गिरी के नाम पर एक पेट्रोल पंप खोला जाएगा। ये जिस रोड पर खड़े हैं ये रोड 4 लेन होने वाली थी और सीधे कुंभ को जाती। इसलिए महंत नरेंद्र गिरी चाहते थे कि ये फ्रंट रोड पे आ जाएगा, मठ का कुछ हिस्सा भी टूटेगा, लेकिन ये सबसे मुख्य मार्ग हो जाएगा मठ का। और ये जो जमीन देख रहे हैं जहां आपको पेड़ दिख रहा है, ये वही जो कल हमने अंदर से दिखाई थी तस्वीरें। ये 10,000 स्क्वायर फीट जमीन रोड पर है जहां पेट्रोल पंप खुलना था, श्री बाघंबरी गद्दी गौशाला। ये तस्वीर क्योंकि ये आपको इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि गौशाला की जगह ही पेट्रोल पंप बनना था। और ये लेकर यहां से वहां तक जो पीपल का पेड़ दिख रहा है आपको, ये जमीन थी। लेकिन जब वो लौटे ऑस्ट्रेलिया से छूटकर आनंद गिरी, उसके बाद कुंभ नजदीक आ गया था। कुंभ की वजह से यहाँ पर आप देखिए ये बहुत बड़ी बाउंड्री है, यहाँ से गेट था, यहीं पर वो पेट्रोल पंप बनना था। लेकिन उस बीच महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में थोड़ी सी खटास आई। उसी बीच कुंभ नजदीक आ गया, पेट्रोल पंप की बात वो ठंडे बफ्ते में चली गई। अब महंत नरेंद्र गिरी का मन आनंद गिरी से बदल चुका था। वो चाहते थे कि पेट्रोल पंप ना खुले, वो लीज वापस करने की बात कह रहे थे, लीज वापस की जाए, लेकिन आनंद गिरी ने लीज वापस नहीं की और फिर विवाद बढ़ता गया। और ये विवाद हनी ट्रैप, संपत्ति विवाद, कई सारे मसलों को लेकर सामने आया। फिर एक पीली नायलॉन रस्सी का रोल आया, सल्फास का रोल आया, 11 पुलिस कर्मियों का रोल आया और फिर महंत नरेंद्र गिरी का शव उनके गेस्ट हाउस यानी अतिथि कक्ष में लटका फंदे से मिला। तो ये था संपत्ति विवाद की शुरुआत, यानी ये नया नहीं है। 2011 से लेकर 21 तक का ये विवाद हमने आपको दिखाया। इसके कागज दस्तावेज भी न्यूज 18 के पास मौजूद है। वीडियो साथ अजीत सिंह, न्यूज 18, बाघंबरी मठ, प्रयागराज। और इस पूरी खबर पर अजीत सिंह बागंबरी मठ प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और अमित सिंह भी नैनी शिवनगर प्रयागराज से हमारे साथ लाइव हैं। अजीत के पास पहले चलेंगे। अजीत, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? सीबीआई वहां पर पहुंचने वाली थी, कितनी देर में पहुंचने वाली है सीबीआई? देखिए, बिल्कुल अभी सीबीआई ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर ली है, ये अपडेट है। लखनऊ के जो सीबीआई के अफसर हैं उन्होंने सीधे तौर पर अभी हमें फ़ोन पर बताया है कि ये एफआईआर दिल्ली में रजिस्टर्ड कर ली गई। जो पीई होती है वो उनकी पूरी वेबसाइट पर डिटेल है और उससे पहले बाघंबरी मठ में जो एसआईटी की टीम है वो पहुंचेगी। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ पहुंचे, उस कक्ष के पास कुछ बातचीत हो रही है उनके बीच, वो तस्वीर शिवानी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, महिला अफसर पहुंची हैं, वो उनसे पूछताछ करें क्योंकि एसआईटी टीम कहा जा रहा है कि वो घटनास्थल का जो कक्ष दिख रहा है आपको, जहां प्रयागराज पुलिस दिखा हुआ, रिक्रिएशन करेगी। जो कि जो उत्तराधिकारी हैं बलबीर गिरी वो भी अंदर मौजूद हैं, कई सारे संत मौजूद हैं। तो ये टीम पहुंची, फिलहाल अभी उनसे बात करेगी, लेकिन एसआईटी की टीम आएगी, यहाँ रिक्रिएशन करेगी। उससे पहले आपको बता दें जो बड़ा अपडेट है, जो उनके सुरक्षाकर्मी थे जो वहाँ मौजूद थे उनसे पूछताछ की जाएगी। उसमें जो निजी सुरक्षाकर्मी थे, पुलिसकर्मी नहीं बल्कि निजी सुरक्षाकर्मी थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जिसमें एक नाम आया है अभिषेक मिश्रा, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई। उनके पास करोड़ों के बंगले, करोड़ों की गाड़ियां और उनकी शादी में महंत नरेंद्र गिरी के साथ साथ आनंद गिरी की बहुत सारी तस्वीरें हैं। उसमें सर्वेश भी हैं, धनंजय भी हैं, पुष्कर भी हैं और अभिषेक मिश्रा भी उनके पास हैं और काफ़ी फोटो खींची गई है। तो इसका मतलब यह है कि ये वो सुरक्षाकर्मी हैं जो दोनों के करीबी थे, यानी महंत नरेंद्र गिरी के भी करीबी थे, आनंद गिरी के भी करीबी थे। क्या ये कॉमन लोग हैं जो दोनों लोगों से संपर्क रखते थे? कहीं इन कॉमन लोगों में से किसी के ऊपर तो शक की सुई नहीं जा
रही है। अभी बहुत कुछ इस जांच में बाकी है। सीबीआई बस पूरे मामले को पर्दाफाश करेगी। हालांकि एसआईटी की जांच जैसे चल रही थी उसी दिशा में चल रही है। अब आनंद गिरी से लेकर अभिषेक मिश्रा से लेकर अद्या तिवारी से लेकर सभी की संपत्तियों की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। उनकी संपत्तियों को, उनके संपत्तियों के दस्तावेज को खंगाला जा रहा है कि जिसकी 10,000 तनख्वाह है, जिसकी 50,000 तनख्वाह है, उसके पास करोड़ों के बंगले, करोड़ों की गाड़ियां। संपत्ति विवाद की ओर भी धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं इशारा हो रहा है। अमित सिंह नैनी शिवनगर से, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, नैनी में भी कई तरह की संपत्ति देखने को मिली है, कई ऐसे आरोपी हैं जिनकी वहां पर संपत्ति है। अब क्या ये पूरा का पूरा मसला संपत्ति की ओर, संपत्ति विवाद की ओर इशारा कर रहा है? क्या कहना है इसको लेकर पुलिस का? देखिए, सबसे पहले तो एसआईटी की टीम जो है वो तीनों आरोपी आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी की जो प्रॉपर्टी हैं उसे खंगाल रही है और उनकी आमदनी कितनी है। इस वक्त जहां मैं नैनी शिवनगर में मौजूद हूं और ये जो मेरे पीछे आप ये 2 मंजिला आलीशान बंगला आप देख सकते हैं, ये बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी का ये आलीशान बंगला है, जिनका नाम आराध्य प्रसाद तिवारी है। आराध्य प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी दोनों फिलहाल नैनी जेल में बंद हैं। और ये जो मकान आप देख सकती हैं, अगर हम चारों तरफ से इस मकान को दिखाएं तो ये मकान तकरीबन 3 बिस्से में बना हुआ है और आलीशान तरीके से ये मकान पूरी तरीके से ये बना हुआ है। 10,000 रुपये सैलरी थी आराध्य प्रसाद तिवारी की, जो कि बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी थे। उनके बेटे संदीप तिवारी वहीं पर एक छोटा सा दुकान रखे हुए थे और एक्सक्लूसिवली मेरी उनकी जो आराध्य प्रसाद तिवारी की जो बहू है ममता तिवारी, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका साफ साफ ये कहना है कि हाँ, उन्होंने माना है कि 10,000 रुपये सैलरी थी उनके ससुर, यानी जो कि अभी नैनी जेल में बंद है, आराध्य प्रसाद तिवारी की। 10,000 रुपये में ये आलीशान बंगला, इसके अलावा जो उनका पुश्तैनी मकान है, उस पुश्तैनी मकान में भी उन्होंने वहां पर भी निर्माण कार्य किया है। तो फिलहाल सवाल उठ रहे हैं कि 10,000 रुपये में प्रयागराज जैसे शहर में किस तरीके से वो भरण पोषण भी कर लिया और इतना बड़ा आलीशान मकान भी यहाँ पर बना लिया। और ये जिस इलाके में है शिवनगर में, ये काफी महंगा इलाका है। यहाँ पर जमीन की कीमत काफी ज्यादा है। फिलहाल यहाँ पर एसआईटी के अधिकारी पहुंचे हुए थे, सिविल ड्रेस में पहुंचे हुए थे। एसआईटी के अधिकारियों ने पूरे घर का मुआयना किया है। खुद उनकी जो बहू है ममता तिवारी, उन्होंने ये इस बात को स्वीकारा है कि ऊपर से नीचे तक पूरे घर में जो एसआईटी के अधिकारी थे उन्होंने मुआयना किया। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि जब उनकी सैलरी 10,000 रुपए महीना थी तो इतना बड़ा बंगला आखिर कहां से आया। और इसी को लेकर अब ये पूरी जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी, जहां पर कुछ ही देर बाद सीबीआई प्रयागराज भी पहुंचेगी और पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी। अजीत यहां पर कुछ कहना चाह रहे हैं? अजीत जी। देखिए, बिल्कुल आपको इस वक्त की बिग ब्रेकिंग बता रहे हैं कि एसआईटी की डिप्टी एसपी, जिनकी एसआईटी टीम में दूसरे नंबर पर नाम है आस्था जायसवाल, वो बाघंबरी मठ में पहुंच चुकी हैं और अंदर जा चुकी हैं। जो तस्वीरें हमने दिखाई वो बाघंबरी मठ के अंदर है, यानी एसआईटी यहां पहुंच गई है 3 से 4 लोगों के साथ। और ठीक इसके पीछे जहां उनका कक्ष था वो जगह दिखाना चाहते हैं। हालांकि वहां से एसआईटी अब हट गई है, पीछे वाले हिस्से में गए हैं। आस्था जायसवाल नाम है जो एसआईटी की डिप्टी एसपी हैं, वो पहुंची। देखिए, वहां भी पुलिसकर्मी कमरे के पास दिखाई दे रहे हैं, यानी पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। जो अमित बता रहे थे कि हर जगह एसआईटी जा रही है, बाघंबरी मठ में भी एसआईटी की टीम पहुंची और डिप्टी एसपी, जिसमें कई डिप्टी एसपी थे, उसमें से एक आस्था जायसवाल हैं जो बाघंबरी मठ के अंदर मौजूद हैं और वो कुछ लोगों से जो उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थे उनसे पूछताछ कर रहे हैं। यानी टीम एसआईटी की यहां पहुंची और ये कहा जा रहा था कि एसआईटी घटना का रिक्रिएशन भी करेगी, क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी करेगी। तो आस्था जायसवाल जो है वो यहां पर पहुंची हैं अपनी टीम के साथ, अंदर मौजूद है। जब वो बाहर निकलेंगी शिवानी तो उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या किया उन्होंने अंदर और क्या करने के लिए आई हैं। क्या घटना का जो क्राइम का सीन है, क्या वो रिक्रिएशन अब से थोड़ी देर बाद होगा। लेकिन एसआईटी फिलहाल यहां पर पहुंच चुकी है उन लोगों से पूछताछ करने के लिए। अजीत जी, तो प्रयागराज में इस वक्त एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है और आगे की पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। और ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम भी इस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी। बहुत शुक्रिया अजीत और अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।